सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे ना। आज का सेशन हमारा नेक्स्ट रहेगा पीवाई क्यूज को लेकर के। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारी दो क्लासेस चल रही हैं सीडीपी, जहाँ पे हम पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करते हैं अल्टरनेट डेज पे। ठीक है। और कंटेंट की क्लासेस भी चल रही है सीडीपी। जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करना ना, यही मोटिव है। उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। अभी सीडीपी में आपके 6 to 7 टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हें भी हम जल्दी से जल्दी कवर अप कर लेंगे। फिलहाल आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीडीपी के पीवाई क्यूज की। और मोस्टली आप अगर 2020 से 24 तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो ये भी इनफ होगा। अब 2020 से 24 ही क्यों करना है? बिकॉज आपका जो पैटर्न है ना एग्जाम का, आपको तो पता ही होगा कि चेंज हुआ है जब से आपके लाइक आफ्टर 2020। तो इस वजह से आप इतना भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये इनफ होगा। बिकॉज बीच में ऑनलाइन मोड पर बहुत सारे सेट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड पर लाइक एग्जाम हो गया था ना, तो इस वजह से महीनों आपका एग्जाम चल रहा था, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस के लिए। यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे ना। कल एक क्वेश्चन पे डाउट था, पहले उसको कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने न्यू क्वेश्चंस की तरफ ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, जहाँ पे एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास में कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है ना। तो आंसर आपका बिल्कुल सही था। कल भी ना, भाषाई बुद्धि ही होगी इनमें। ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा। एक्चुअली मेरे दिमाग में मैं कवि पढ़ रही थी, लेकिन दिमाग में आ रहा था म्यूजिकल। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। अदरवाइज भाई, जहाँ पे कवि की बात हो रही है ना, पोएट, तो ऑब्वियस सी बात है, पोएट्री करने के लिए आपको भाषा की ही ज़रूरत है। राइटर है तब भी, और स्टोरी टेलर है स्टिल, आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है। आप में बुद्धि, भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास शब्द होंगे तभी आप ये तीनों रोल प्रॉपर तरीके से प्ले कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन आपका सेकंड ही बेहतर होगा। संगीत में तब होगा जब म्यूजिकल किसी से रिलेटेड चीज़ें बातें होंगी। ठीक है, मूव करेंगे अपने न्यू क्वेश्चंस की तरफ। भाई, जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में ना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं? भाई, समावेश यानी कि इंक्लूजन की बात हो रही है ना, जहाँ पे आपको सबको एक धारा में लेकर के चलना है। अगर एक छत के नीचे बैठे हैं तो भाई वहाँ बच्चे, अगर एक क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो सबको एक साथ लेकर चलना ही तो इंक्लूजन कहलाता है भाई। ठीक है, क्या है ऑप्शन हमारा? बेहतर देख लेते हैं। विशेष बच्चों के लिए, विशेष भाई गलत हो गया ना। अब जब इंक्लूजन की बात हो रही है कि सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, तो अलग क्यों विद्यालय की जरूरत है? बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए आप इतना दया लेकर के, सिंपैथी लेकर के, बच्चों को सिंपैथी नहीं चाहिए है ना। ये है कि आप बच्चों के साथ एक प्रॉपर अच्छा बिहेवियर रख सकते हैं, बीइंग अ टीचर। ठीक है, सभी बच्चों के लिए समारूपी और मानक पाठ्यक्रम, यानी कि आप बच्चों के साथ क्या करें कि यूनिफॉर्म और एक स्टैंडर्ड करिकुलम लेकर के चल रहे हैं। भाई, जब भी इंक्लूजन की बात होगी, समावेशी शिक्षा की बात होगी, समावेशन की बात होगी ना, तो वहाँ पे आपको फ्लैक्सिबल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, किसकी ज़रूरत है भाई? वहाँ पे फ्लैक्सिबल रहने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आप लचीलापन अपने बिहेवियर में, अपने करिकुलम में रखते हैं तो ये बच्चों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो आप इतने मानक रूप में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लाइक अपने करिकुलम को आप इतना स्टैंडर्ड लेकर के नहीं चलेंगे कि अकॉर्डिंग टू नीड बच्चों के आप चेंज ना कर पाए ना। लास्ट ऑप्शन क्या कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उनके समग्र विकास के लिए लोकाचार का निर्माण करेंगे। भाई, बहुत सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेस्ट होगा ना। देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ने का रीजन यही है कि आप पॉजिटिव निगेटिव अलग कर पाएंगे ना, कि यहाँ पे भाई चारों ऑप्शन में किस तरीके से आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर, लाइक ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रवण क्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीकी मददगार होगी? भाई, श्रवण अक्षमता यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो रखी है। ठीक है, जो प्रॉपर सुन नहीं सकते हैं, उनकी हेल्प के लिए आप क्लास में क्या कर सकते हो? बड़ी मुद्रक वाली किताबें लेंगे। बच्चों को सुनने में दिक्कत है तो आप उन्हें
प्रॉपर बिल्कुल एक बढ़िया बुक दे सकते हो जो प्रिंटेड हो, जो वो देख करके समझ सके, ठीक है। तो ये तो है हेल्प एक तरीके से ना। बैसाखी देने का कोई मतलब नहीं है भाई, पैरों में नहीं दिक्कत है, कान में दिक्कत है, सांकेतिक भाषा की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब जब वो सुन नहीं पा रहा है तो फिर वो तो दिक्कत करेगा ना। श्रवण टेप ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। श्रवण अक्षमता है तो आप उनको दे सकते हैं एक अच्छी सी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई बच्चों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए ना प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्नलिखित किसके कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं ना। ये नहीं वाले क्वेश्चन आपके निगेटिव में जाते हैं, ठीक है। तो इन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि भाई जो बच्चे हैं बच्चों की विविध जरूरतें, बच्चों की जो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्नलिखित के किसके कई तरीके प्रस्ताव, ओके, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसके कई सारे तरीके प्रस्तावित नहीं करता है। निगेटिव आंसर करना है आपको। पहला है संलग्नता यानी कि एंगेजमेंट, तो ये तो सही है ना, बच्चों को आप एंगेज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो ये तो अच्छा है, पॉजिटिव है। प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, अब बच्चों के सामने आप कोई कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी उनको एक्टिविटीज के थ्रू दिखा रहे हैं, कभी आप मॉडल के थ्रू दिखा रहे हो, है ना, कभी आप उनको पिक्चर्स दिखा रहे हो, कभी आप उनको कॉन्क्रीट चीजें दे रहे हैं जिसे वो टच करके देख पाते हैं, छू पाते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। नामीकरण, लेबलिंग, भाई लेबल कर देना किसी चीज को, ये तो बहुत अपने आप में ही एक निगेटिव वर्ड है ना कि भाई बच्चों को कभी लेबल नहीं करना है आपको, ठीक है। लेबल कर सकते हैं आप कि भाई एवरेज बच्चा बोल करके कोई बच्चा फेल हो गया तो उसे आप फेलियर नाम से बुला रहे हैं, या फिर कोई बच्चा बहुत टॉप कर रहा है क्लास में तो उसे टॉपर कह रहे हैं ना, तो अदर बच्चों पे निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना कि भाई एक ही बच्चे को सबसे ज्यादा भाव दिया जा रहा है और बाकी हमारा क्या ना, विच इज नॉट राइट, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका थर्ड ही है जो कि गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। तो देखिए अधिगम अक्षमता जो है ना, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लाइक कोई बीमारी के तरीके से आप इसको नहीं ले सकते कि जो सही नहीं हो सकती, बिल्कुल ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, जिसे हम प्रैक्टिस के थ्रू सही भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई विकार है आपकी बॉडी में, बिल्कुल नहीं। वो कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना कि लाइक जैसे कि डिस्ग्राफिया हो गया, तो बच्चा प्रॉपर तरीके से उस चीज को लेकर के नहीं चल रहा है, तो उनकी राइटिंग शुरुआत से आपने ध्यान नहीं दी तो बहुत गंदी हो जाती है, ठीक है। रीडिंग पे ध्यान नहीं दिया आपने तो उन्हें कंफ्यूजन बना रहता है कुछ वर्ड्स के बीच में, ठीक है। तो डिसलेक्सिया हो गया उन्हें, तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या विशिष्टता देखने को मिलती है छात्रों में, पहला है कि पढ़ने में शब्दों या फिर पंक्तियों को छोड़ देता है, यानी कि जब वो रीडिंग कर रहा होता है वो क्या करता है, कुछ शब्द हैं या कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें वो छोड़ के आगे बढ़ जाता है ना, तो ये एक तरीके से हो सकता है। वर्तनी में गलती करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन करते वक्त स्पेलिंग्स रॉन्ग तरीके से वो रीड करेंगे। अब जब शुरुआत से आप ध्यान नहीं दोगे वो ऐसा ही वो पढ़ेंगे तो आगे चल के भी वो चीज़ उनकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ठीक से नहीं पढ़ना, ठीक से नहीं पढ़ता है तो यानी कि वही चीज़ हो गया, प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को रीड नहीं करोगे तो ये भी आप इसको अधिगम अशक्तता में ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फोर्थ क्या कहता है कि एक ही गति क्रिया को बार बार करता है, यानी कि परफॉर्म्स द सेम मोटर एक्शन रिपीटेडली, बिल्कुल नहीं, ये आपका अधिगम अशक्तता में नहीं आएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये आपका इसमें नहीं आएगा। ये आई थिंक जिन बच्चों को स्वालीनता हो रखा होता है, ठीक है, वो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका बेहतर हो जाएगा। सो नेक्स्ट रीजन असर्शन से आपका क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ना, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य दे करके कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों के सीखने की जरूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हाँ भाई बिल्कुल, अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है तो भाई उसको उसके पेस पर जाकर के आप उसको काम देंगे तो उसे इंटरेस्ट भी आएगा और उस चीज़ को आप लाइक जिस लेवल पर है आज उसको उस लेवल से आप उठा भी पाओगे। तो आपका असर्शन तो सही है। थर्ड क्या कहता है ना, रीजन क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है ना। तो अगर ऐसा कहा जाएगा कि भाई जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं
have specific learning needs and these often get ignored in a classroom। भाई ऐसा तो नहीं होता है और नहीं ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये कहना गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका भाई एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में कई सारे बच्चे होते हैं, कई मेंटल स्टेट के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत गिफ्टेड होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। अब एज अ टीचर उसे पता होता है कि हमारे क्लास के बच्चे किस तरीके के हैं ना, तो थोड़ा सा आप ये कर सकते हो कि जो भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको उस तरीके का काम दे दीजिए ना, तो इग्नोर तो नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर वो इंक्लूसिव क्लासरूम आप उसको नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होना चाहिए कि एक सही है, ए सही है, आर गलत है ना। तो हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है ना कि माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार से समझा जाना चाहिए ना। माध्यमिक स्कूलों में लर्निंग को किस तरीके से आप समझेंगे। क्या अधिक जानकारी व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों के द्वारा निर्माण रूप में, बिल्कुल कह सकते हैं। निष्क्रिय, भाई निष्क्रिय शब्द ही निगेटिव है ना, तो भाई इसको तुरंत कट करेंगे। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूलन के रूप में, तो इतना लाइक आप कंडीशनिंग, यानी कि यहाँ पे तो बिहेवियरिस्ट जो होते हैं ना, व्यवहारवादी ही कंडीशनिंग और स्टिमुलस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहना तो गलत हो जाएगा। व्यवहार में एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में, मतलब आप जिसको प्रॉपर मीजर कर सकते हैं, सीखना सिखाना, कि भाई आपने बच्चे को सिखाया, आप कितने नंबर आ रहे हैं ना, कितना बच्चा फीडबैक दे पा रहा है, कितना सुना पा रहा है आपको, तो इस चीज़ से किसी चीज़ को मापना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था कि अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई इस बारे में तो जैसे इसके फोल्डिंग वर्ड हो गया ना, इसके बारे में तो जीन प्याजे भी बोलते हैं कि बच्चों को आप इसके फोल्डिंग दे करके, यानी कि जो भी एम के ओ होगा, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, फिर वो कोई भी हो सकता है, वो बच्चों को क्या करता है, इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करके उसको उसके जो ZPD है ना, उसको वो क्वालिफाई, उससे बाहर निकलने के लिए वो मदद कर सकता है, ठीक है। भाई ZPD में के अंदर की चीज़ें वो खुद से कर पाएगा और उसके बाहर जाने के लिए, ठीक है, उसे किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हैंडल्ड बाय, यानी कि जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है किससे बाधित होती है। तो भाई समस्या समाधान मीन्स टू से कि जहाँ पे लाइक बाधा कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। बाधा वो होगी जहाँ पे आप लिमिटेड हो जाते हैं ना। भाई समस्या समाधान के लिए लिमिटेड नहीं होना है, हमें ब्रॉडर वे में सोचना है, अलग अलग तरीकों से सोचना है, अलग अलग वेज में सोचना है ना। लिमिटेड कब हो जाएगा, जब आपके पास कुछ लिमिटेड रिस्पॉन्सेज दे दिए जाएं, अब उन्हीं में से आपको आंसर ढूंढ के निकालना है ना। अगर आपको भाई क्वेश्चन दिया गया और आंसर आप अपने तरीके से ढूंढ के दिखाइए, ठीक है, अलग अलग वेज में, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं। लेकिन हिंडर कब हो जाएगा, जब आपके पास प्रॉपर एक रिस्पॉन्स सेट होता है और उसी में से आपको ढूंढ के निकालना होता है ना। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये निगेटिव है। और ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हमें दिख रहा है कि रिस्पॉन्स सेट अनुक्रिया समुच्चय जो होता है ना, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं क्या होती है, मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो यहाँ पर इंसान अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, उसे मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज कहते हैं ना। स्टडिंग वर्कड एग्जाम्पल्स, भाई उदाहरण को समझ करके, यानी कि सुलझाए हुए उदाहरण को समझना भाई उन्हें। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चंस कर रखे थे पहले, आप उनको सुलझा करके समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसे करनी थी क्वेश्चंस को। समकक्षियों के साथ चर्चा संवाद, ये तो अच्छा ही है ना, सामाजिकरण का अच्छा रिसोर्स है हर एक चीज़ का। सो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड बेहतर होगा। नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सो बच्चों को अपनी साथियों के साथ में बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है, तो भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। जहाँ पे बच्चे जो है ना, वो अपने जब फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ बातचीत करते हैं तो उनका जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। जो बच्चों का जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, लाइक जिस सोशल कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, क्या वो उनके लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है क्या। भाई कर सकता है कहीं ना कहीं। देखते हैं खैर अदर ऑप्शंस को प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं ना। भाई बच्चों के सोशल कल्चर को ही आप इग्नोर कर देंगे, ये तो गलत है ना। अगर आप बच्चों को इवन कनेक्ट करके चलते हैं उनके कल्चर से, उनके समाज से, उनके आसपास की चीज़ों से, तब वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है।
और एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को बिल्कुल, ये सबसे बेहतर है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो भी बच्चे को प्रभावित करता है, उसकी लर्निंग पे भाई बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है कि बच्चा कहाँ से आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को इंक्लूड करके चलते हैं तो बच्चा अपने आप को इंक्लूडेड महसूस करता है क्लासरूम में। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को डैश प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए और डैश लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए क्या भाई? आंतरिक रूप से प्रेरित होना, मोटिवेटेड होना तो अच्छी बात होती है ना। तो बाहर वालों को तो आप पहले कट कर दीजिए ना, बाहर रूप कहीं भी सही नहीं हो सकता है। और कैसे लक्ष्य बच्चों को बनाने हैं? तो भाई मास्टरी ओरिएंटेड बनाने हैं, ठीक है, महारत उन्मुख, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। अगेन रीजन असर्शन। देखिए माध्य विद्यालय कक्षाओं में केवल 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 वर्ड ही आपका निगेटिव है ना, ये आंसर को लिमिट कर देता है। केवल शिक्षकों को प्रश्न गलत, ऐसा कुछ नहीं है। और निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका श्रवण, यानी कि एक तो निष्क्रिय वर्ड आ गया ना, तो पहले ही गलत हो गया, दोनों ही गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है कि डैश और डैश एक कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है ना। तो ड्रिल और बार बार अभ्यास बिल्कुल नहीं, आप किसी चीज़ को रट्टाफिकेशन पे जोर बिल्कुल नहीं देना है ना, कि सिर्फ आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा और मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंदता, क्या ये है जो कि विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देगा? निष्क्रिय रूप से श्रवण और नकल, भाई निष्क्रिय रूप से ऑलरेडी अपने आप में निगेटिव है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और लास्ट है अन्वेषण और पूछताछ, इंक्वायरी और क्वेश्चनिंग, बिल्कुल बच्चे को फैसिलिटेट ही करने वाला है ना। नेक्स्ट क्या है कि एक शिक्षक जो है अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे आप फोस्टर कर सकते हो। तो कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल सही है। केवल केवल गलत हो जाएगा ना, बार बार वेधन अभ्यास तो ऐसा भी नहीं सही है। ये सुनिश्चित करके कि शिक्षिका का बच्चों के पूर्ण नियंत्रण नहीं होना चाहिए। भाई टीचर सेंटर्ड थोड़ी ना है, भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है, जिसको सपोर्ट तो हमारा एनसीएफ भी कर रहा है ना। सो नेक्स्ट है कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों के संदर्भ में क्या करना चाहिए। तो भाई छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा बिल्कुल नहीं भाई। अगर बच्चे में कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो उन्हें आप सुनेंगे, ना कि भौतिक पुरस्कार दे करके व्याख्यान जारी रखना चाहिए, या फिर इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित बिल्कुल करना है ना। उन्हें सजा नहीं देनी है, ना ही इग्नोर करेंगे। सो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए भाई। और तर्क क्या दे रहे हैं कि अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं, बिल्कुल, जहाँ बच्चे खुद को फैसिलिटेट करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट ही बेहतर होगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है प्रॉपर। सो भाई आज हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आज का सेशन। आई होप चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटेंट में जो सीडीपी का रहेगा ना, वो हॉवर्ड गार्डनर रहेंगे, ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर रहेंगे, इन्हीं का टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास आप ले सकते हैं। और आज से हमने ईवीएस की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, जो कि एनसीईआरटी है, वो भी क्लास 5th का, क्लास 5th की एनसीईआरटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।